हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। ये कहते उसका लहजा इतना ठंडा था कि मौली को अपने रीढ़ की हड्डी पर ठंडक महसूस हो। वो मौली की आवाज़ हकलाने लगी। वो मेरी दोस्त का कजिन है। कौन से दोस्त? काजल, पटवारी की बेटी। मौली ने धीरे से अपना सिर हिला दिया तो एकांश ने कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद उसके मुंह पर हाथ रखा तो मौली बुरी तरह डर कर पीछे हो। तब एकांश ने धीरे से कहा, मैं ज़बरदस्ती करना पसंद नहीं करता। बात अलग है कि तुम मेरे छूने पर पिघल जाओ। ये कहते उसने अपना फ़ोन उठाया और दीपा को कॉल मिला दिया। मौली बिल्कुल फ्रीज होकर बैठे एकांश से तिरछी नज़र से देखने, जो कान पर फ़ोन लगा मौली को ही देख रहा था। मौली अपनी नज़र झुकाते हुए एकांश के हाथ को अपने मुंह से हटा बाहर देखने लगी। जब दूसरी तरफ से दीपक ने कॉल रिसीव किया। हेलो, मौली के बारे में कुछ पता चला? भाभी, एकांश ने बीच में कहा। तुम्हारी भाभी है? दीपक ने थोड़ा चिढ़ते, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, मेरे बगल में बैठी है पैसेंजर सीट पर। ये कहते हुए एकांश ने मौली से नज़र नहीं हटाई, जो कि उसकी बातों को सुन रही थी लेकिन उसे देख नहीं रही थी। और ये बात एकांश को खटक रही थी। जहाँ दूसरी तरफ दीपक ने राहत की सांस ली। चलो बेहतर है, वो ठीक तो है ना? हम एकांश ने सिर हिला, फिर कहा, तुम मेरा एक काम करोगे दीपक? बोलो ना, क्या करना है? दीपक ने उत्साह से पूछा। एकांश ने कुछ मिनट तक मौली को देखते रहने के बाद कहा, तुम्हें काजल सचदेवा याद है? हाँ। दीपक ने जवाब, उससे क्या लेना देना? तुम्हें उसे पटाना है। एकांश ने जवाब, तुम इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। ये कहते हुए एकांश मौली की ओर देखने लगा, जो उसे घिन भरी आंखों से देख रही थी। जिसकी उन आंखों को देखते हुए एकांश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर मौली का खून जल गया। दूसरी तरफ से दीपक ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने अपने पापा से कह दिया है कि मुझे बलि का बकरा नहीं बनना, और मैंने उस लड़की को भी रिजेक्ट कर दिया है। मैं नहीं जाऊँगा उसके पास। ओके। एकांश ने सिर हिला दिया। मैं गौरव या फिर गुरु को कॉल करके कह देता हूँ, वो दोनों मेरा काम कर देंगे। जिसकी बात सुन दीपक की तरफ सन्नाटा फैल गया। तब एकांश ने कहा, रखता हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट करने लगा तो दीपक ने चिल्लाते हुए कहा, रुको। एकांश के होठों की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने अपने फ़ोन को कान पर लगाते हुए कहा, बेहतर है तुमने डिसीजन ले लिया तो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तुम सिर्फ एक काम करना, उसे कजिन को मेरी बीवी से दूर रखना। इतना कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया। मौली उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही, जिसकी नज़र पर एकांश ने हल्का उसकी ओर झुकते हुए कहा, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, आई एम गेटिंग टर्न ऑन। मौली ने अपने दांत पीसते हुए, अपने पागलपन को पूरा करने के लिए आप किस हद तक ये जाओगे? तुमने मेरे पागलपन को हद देखा कहाँ है? एकांश ने हंसकर कहा, वेल लेट्स एंजॉय टुनाइट। इतना कहकर एकांश ने फिर से गाड़ी की स्टार्ट कर दिया, और गाड़ी स्टार्ट होते ही मौली ने सीट को कसकर पकड़ लिया। एकांश उसकी ओर तिरछी नज़र से देख रहा था, जैसे उसका हर माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ रहा हो। इतना क्यों काँप रही हो? एकांश ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए पूछा। मैंने कहा ना, टुनाइट विल बी फन। मौली ने तुरंत मुंह फेर लिया। आपकी फन की डेफिनेशन और मेरी बहुत अलग है। ओह, पता है। एकांश ने बिना पलक झपकाए कहा, लेकिन तुम देखना, इवेंचुअली तुम मेरी ही डेफिनेशन फॉलो करोगी। मौली ने उसकी बात पर आंखें घुमा ली, पर उसके पेट में अजीब सी मिसली उठने लगी। वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी की हल्की स्पीड और एकांश का पास झुकना दोनों मिलकर उसे और घबरा रहे थे। कुछ मिनट बाद एक सुनसान सी जगह पर एकांश ने गाड़ी रोक दी। मौली ने तुरंत उसकी ओर देखकर कहा, ये क्या है? ये क्यों रोका आपने? एकांश ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, क्योंकि अब तुम्हें प्रॉपरली परेशान करना चाहता हूँ। जिसे देख मौली का दिल एकदम धक से गिरा। वो बोल ही नहीं पा रहे थे। एकांश उसकी तरफ झुक गया, इतना पास कि मौली उसकी सांसें महसूस कर सकी। उसके हाथ खींचकर मौली के गाल छूने लगे, पर तभी मौली के पेट में एक जोर का उछाल आया। उसने अपना मुंह कसकर बंद किया। एकांश ने उसकी हालत नोटिस की, लेकिन गलत समझा, नर्वस हो या फिर मेरे इतने करीब आने पर। रुकिए। मौली की आवाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। एकांश ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाई। शैड लुक एट मी। मौली अपने होठों को मजबूती से बंद करे अपना सिर नहीं में हिलाने लगी, जिस पर एकांश उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा। तब मौली को एकदम से उबकी आई और उसने उल्टी कर दी। एकांश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मौली की आंखों में हल्का सा आंसू और मुंह से लार निकल और वो गहरी सांस भरने लगी, जहाँ पर एक डेथ साइलेंट फैल गया और सिर्फ मौली की धड़कती धड़कन के बाद उसकी भारी सांसों की आवाज़ छा गई। एकांश ने अपनी आंखें खोलते हुए मौली को देखा और खुद को देखने लगा। उसके शर्ट की खुली 3 बटन के अंदर उसकी त्वचा और पेट पर उसे एक गंदी घिन महसूस होने लगी। उसने पैंट, कार और ओवरकोट को देखा।
जो सब कुछ गंदा हो गया था। मौली ने अपने मुँह पर हाथ रखते हुए अपने सलाइवा को निगलने की कोशिश की। जब उसे फिर से उबकी आई तब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश, लेकिन एकांश ने लॉक कर दिया था, जिस कारण उसने फिर से एकांश के ऊपर ही उल्टी की। एकांश दूसरी बार होने वाली उल्टी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जो इस बार सीधा उसके सीने, कॉलर और गले के नीचे बह गई। कार के अंदर से एकांश की गुस्से से फटती हुई सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। मौली ने खुद को सीट में समेट ली। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। मुंह पर हाथ, लाल और उल्टी के जलन से पूरा चेहरा लाल। एकांश ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, अपने गले पर बहते लाल तरल को देखा। अपने कोट की हर सिलवट में भरी गंदगी उसकी नसें तेज धड़काने लगी। उसके होठ हल्का सा खुले पर आवाज़ निकली नहीं। उसने दोनों हाथ कसकर जांघों पर रखे, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश करा। उसकी नीली आंखों में घिन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब मिलकर एक खतरनाक शांत तूफान बना रहे थे। कुछ सेकंड तक वो बस चुपचाप बैठा रहा। फिर व्हाट द फक, उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मौली का दिल सच में रुक गया। एकांश ने धीरे से अपने कोट की कॉलर पकड़ी, 2 अंगुलियों से, जैसे उसे छूने से भी उसे घिन आ रही हो। वो कार के सिर से थोड़ा पीछे झुका, चेहरे पर तीखी सी किरण, आंखें मौली पर नहीं, सीधे कांच की खिड़की अपना प्रतिबिंब देखते हुए। तुमने उससे बहुत धीरे कहा, 2 बार उल्टी की है मेरे ऊपर। मौली ने रूंधी आवाज़ में, मैंने कंट्रोल नहीं कर पाई। एकांश ने कार के सीट को कसकर पकड़ते हुए धीरे से कहा, बहुत धीरे। ओके, बस अब हो गया ना, या पेट में अब कुछ बाकी है? मौली ने कांपते हुए सिर हिला दिया। उसको होठों के कोनों पर अभी भी उल्टी के रेशे चिप और आंखों से आंसू बह रहे थे। डोंट। एकांश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस चुप, 1 सेकंड भी मत बोलना। मौली ने अपने कंधों को सिकुड़ते हुए सिर झुकाया और कांपते हुए कहा, मैं तो बस, मुझे बहुत मिचली हुई, मैं डर गई थी, मैंने चूमना था, जान नहीं लेनी नहीं थी। एकांश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। मौली का गला सूख गया। एकांश ने अपनी दाहिनी हथेली गर्दन के नीचे के हिस्से पर, जहां अभी भी उल्टी की गर्माहट थी और पूरी शरीर भाषा के साफ था कि वो खुद को किसी भी पल काट डालना चाहेगा। ये उसने उंगली पर लगे तरल को घृणा से, ये मेरे ऊपर कैसे आ सकता है? हाउ हाउ। उसने अपनी उंगलियों के झटका जैसे खतरनाक कीड़े को उतार रहा हो। फिर उसने गहरी भरी आग भरी सांस ली। मौली, उसकी आवाज़ फट रही थी, मैंने लड़ाइयाँ देखी है, मारपीट देखी है, ब्लड देखा है, लेकिन ये उसने खुद की ओर देखा। ये मेरी लाइफ का सबसे गंदा हादसा है। मौली इसकी बात सुनकर एकदम से रो पड़ी। मुझे माफ़ कर, डोंट। एकांश ने तुरंत कहा, दिस इज फॉकिंग डाइजेशंस। फिर 1 सेकंड रुककर कहा, और ऊपर से स्मेल भी आ रहा है। परफेक्ट, बस यही चाहिए था। मौली डर से सिकुड़ती, मैं बाहर निकल जाऊं थोड़ा हवा। जिसकी बात पूरी होने से पहले ही एकांश ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते उसने एक गहरी सांस ली। फिर कार के अंदर देखा और गहरी सांस भरते हुए जाकर पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। मौली तुरंत बाहर आई, जिसके बाहर आने के बाद एकांश ने अपने ओवरकोट को निकाला और अपने शर्ट को उसी में पहुँचते हुए उसने पैसेंजर सीट पर अपना ओवरकोट फ़ोन उठाया और पानी की बोतल उठाते हुए उसने मौली के हाथ में दी पानी, जिसे मौली ने उसके हाथ से ले लिया और एकांश ने ढक्कन खोला और फिर बढ़ा दिया, जिसे लेकर मौली पीने लगी। तब एकांश ने सारंग विला के ड्राइवर को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से कॉल कनेक्ट हुआ। तब एकांश ने कहा, लोकेशन भेज रहा हूँ, गाड़ी लेकर पहुँचो 10 मिनट में। इतना कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया और अपने फ़ोन को गाड़ी के बोनट पर रखते हुए शर्ट को निकालने लगा। ये आप क्या कर रहे हो? मौली ने हकलाते हुए कहा। एकांश ने अपने पैंट के बेल्ट को निकालते हुए बिना किसी भाव को मौली को देखते हुए कहा, यू हैव ऑलरेडी फक्ड मी अप, सो आई एम नॉट गोइंग टू मिस अप विथ यू। ये कहते एकांश ने बैक सीट का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर रखे बैग को निकाला, जिसके अंदर जॉगिंग सूट रखा हुआ था। एकांश ने बिना इधर उधर देखे अपने सारे कपड़े उतार दिए, जिसे देख मौली ने अपनी आंखें पर हाथ रख ली। तब एकांश ने सबसे पहले लोअर उसके ऊपर हुड्डी डालते हुए कहा, तुमने मुझे कई बार बिना कपड़ों को देखा है, ऐसे रिएक्ट करना बंद करो। ये कहते उसने हुड्डी की जिप खींचकर पूरी बंद की और अपने भीगे से बालों को पीछे झटका। उसके चेहरे पर अब कोई इमोशन नहीं था। मौली अभी भी आंखों पर हाथ रखे खड़ी थी। हटाओ हाथ, एकांश ने चिड़ी आवाज़ में कहा। मौली ने धीरे धीरे हाथ नीचे किए, पर उसकी आंखें अब भी ज़मीन पर थी। एकांश को देखने की हिम्मत नहीं थी। एकांश ने अपने ख़राब कपड़ों को ओवरकोट में लपेट कर पैसेंजर सीट पर फेंक दिया। ये सब सीधा कचरे में जाएगा। थैंक्स टू यू, मौली ने दांत दबाते हुए कहा। मैंने जानबूझकर नहीं, बस। एकांश ने फिर रोक दिया। एक और सॉरी बोला ना तो उल्टी से भी ज़्यादा खराब रिएक्शन दूंगा। जिसकी गुस्से से भरी आंखों को देखते हुए मौली चुप हो गई। तब एकांश ने बोतल उठाकर उसके हाथ से छीन ली और, पानी मत पियो, मुझे तीसरी बार उल्टी नहीं चाहिए।
मौली के चेहरा शर्म, डर और तकलीफ से लाल हो गया। कुछ सेकंड के खामोशी के बाद एकांश ने अचानक पूछा, खड़ी क्यों हो? बैठो यहाँ। मौली पीछे हट गई। यहाँ बाहर लोग? कौन लोग? एकांश ने आसपास फैले अंधेरे की तरफ इशारा किया। ये जगह मैंने इसलिए चुनी थी कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। उसकी बात सुनकर मौली का दिल फिर धक से गिरा। उस वक्त तो उसे लगा था कि एकांश कुछ और करने वाला है, लेकिन अब वो सिर्फ उल्टी में डूबी गाड़ी और उसकी बदहौशी देख रही थी। एकांश ने अपनी दाहिनी भौं उठाकर कहा, आओ आओ यहाँ। उसने हल्का सा इशारा किया। मौली धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई और एकांश फिर भी उसे बड़े गौर से देख, जैसे उसकी हर हलचल को वो स्कैन कर रहा हो। बैठो, ये कहते हुए ज़मीन पर बैठ गया, कंक्रीट की ठंडी सतह पर, और सामने अपनी हुड्डी का किनारा थपथपाया। मौली हिचकिचाई। मैं रिपीट नहीं करूँगा मौली। उसकी आवाज़ पर इस बार बेहद कम थी। मौली धीरे धीरे बैठे उसके बिल्कुल पास। एकांश उसे हल्का सा देखा, फिर बोला, जब से हम मिले हैं तुम वायर्ड बिहेव कर रही हो। थकान, बिजली, कमजोरी, सांसें तेज, ये सब बेसिक साइन है। मौली ने तुरंत कहा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। एकांश ने तुरंत जवाब दिया, मैंने पूछा भी नहीं था इस वक्त। मौली तुरंत चुप हो गई, उसके हाथ काँप रहे। एकांश ने उसे नोटिस किया और धीरे से कहा, हाथ नीचे रखो, काँपना बंद करो, तुम डर क्यों रही हो? एकांश ने बेहद धीमी आवाज़ में पूछा। मौली ने सिर झुका लिया। आप बहुत गंदा बोल रहे थे। मैं पहले से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और आप चिल्लाए, मुझे बस ये कहते उसका गला रूंध गया। एकांश ने उसे कुछ सेकंड तक बिना झपकाए देखा और कहा, मैं चिल्लाया नहीं था, मैंने कंट्रोल किया था। अगर मैं सच में गुस्सा होता, उसकी नीली आंखें ठंडी होकर अंधेरे को चीरने लगी, तो तुम अभी कार में नहीं होती। मौली बिना कुछ और ज़्यादा कहे चुपचाप बैठे। तब एकांश ने गहरी सांस ली और चेहरे पर हाथ फेरकर बोला, तुमने उल्टी की और मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। ये उसका तरीका था माफ़ी मांगने का, एकदम इनडायरेक्ट, एकदम एरोगेंट स्टाइल में, जिसे मौली अच्छे से समझती। फिर उसने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, जहाँ एकांश की आंखों में गुस्से के नीचे थोड़ी जेन्युइन चिंता थी। तभी दूर से कार की हेडलाइट्स चमकी। ड्राइवर आ गया था, जिसे देख एकांश ने उठ खड़ा हुआ। चलो, ये कहते हुए एकांश ने अपना हाथ मौली की ओर बढ़ा दिया, जिसे पकड़कर मौली उठ खड़ी हुई। फिर दोनों गाड़ी की ओर चल पड़े। तब एकांश ने बिना ताना मारे सीधे सीधे कहा, आज के बाद अगर तुम्हें मिस लिया तो पहले ही बताना, मैं ऐसी हालत में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। मौली ने हल्का सा हाँ में सिर हिलाया। एकांश ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से बहुत धीमे में कहा, और हाँ, टेस्ट तुम्हें करवाना पड़ेगा। नो एक्सक्यूज़। मौली ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उससे पहले ही एकांश ने कहा, हम अभी चल रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे। एकांश ने उसकी बात बीच में काट दी। हम अभी चल रहे हैं मतलब अभी चल रहे हैं। अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो ये तबाही से पहले का पहला संकेत था। मौली छोटा सा मुंह बनाकर एकांश की ओर देखने। तब एकांश ने कहा, ऐसे कुत्ते वाली नज़र से देखना बंद करो। मौली का चेहरा और भी ज़्यादा मुरझा गया और वो दोनों कार में आकर बैठ गए और उनकी गाड़ी वहाँ से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते भर गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। जब उनकी गाड़ी आकर हॉस्पिटल के पोर्च पर रुकी और ड्राइवर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एकांश गाड़ी से बाहर उतरा और साइड में खड़ा होते हुए उसने मौली के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। मौली ने उसके हाथ को पकड़ा और गाड़ी से बाहर है। उसे हल्का चक्कर आ रहा था, जिस कारण एकांश ने उसे कमर से होल्ड करते हुए कहा, रिलैक्स, तुम चल सकती हो। मौली ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। तब एकांश ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए रिसेप्शन के पास रुक कर कहा, मिस्टर माही। यस सर। ये कहते हुए रिसेप्शनिस्ट ने एक नज़र एकांश को देखने के बाद मौली को देखा और मॉनिटर को चेक। रिसेप्शनिस्ट ने मॉनिटर चेक करते हुए कहा, मैम इज़ अवेलेबल, यू मे गो टू रूम नंबर 204। एकांश ने बिना एक सेकंड गंवाए मौली की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत से की और बोला, लेट्स गो। मौली एकांश के साथ चलते हुए लिफ्ट के पास पहुंचे और दोनों सीधा रूम नंबर 204 की तरफ बढ़ गए। बाहर खड़े होते हुए मौली ने बोर्ड की ओर देखा, जहां लिखा था माही अरोड़ा सारंग, जिसे पढ़ते हुए मौली का दिल बैठ गया। फिर उसने एकांश की ओर देखा। तब एकांश ने अंदर की तरफ इशारा। चलो। मौली छोटा सा मुँह बनाते हुए अंदर चले। तब अंदर कुर्सी पर बैठी माही ने उन दोनों को देखा और उसका चेहरा फ्रीज हो गया। एकांश को देखते हुए माही ने चौंक कर पूछा, आप कब है? 1 घंटे पहले। एकांश ने जवाब दिया। इसे क्या हुआ? माही ने मौली की ओर इशारा किया। तुम्हें क्या हुआ बेटा? उसने मौली से पूछा। एकांश ने अपनी आंखें रोल कर ली और मौली ने धीमे से कहा, वो चाची, मुझे मतली चक्कर और सफोकेशन हो रही है, उल्टी भी की है 2 बार। एकांश ने पीछे से कहा। मौली ने एकांश की ओर देखा और माही ने कुछ पल चुप रहने के बाद मौली से पूछा, लास्ट टाइम तुम्हारे पीरियड्स कब आए थे? मौली ने हल्का सा अपने सलाइवा को निकलते हुए कहा, इस महीने नहीं आए।
एकांश बिना किसी भाव के मौली को देखने फक उसने मन ही मन सोचा। माही ने अपने चश्मे के ऊपर से एकांश और फिर मौली को फिर धीमे स्वर में कहा, चलो टेस्ट करते हैं, पहले बेसिक वेस्टर चेक कर लेते हैं। मौली हल्की सांस भरते हुए उठे और स्टूल पर बैठ गई, जबकि एकांश उसकी बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी नीली आंखों में अब पूरी तरह से फोकस्ड थी, हर छोटे बदलाव, हर हल्की बेचैनी। माही ने बीपी मशीन लगाई। थोड़ी देर बैठो आराम से। मौली के हाथ की उंगलियां हल्की कांप रही, जिसे देखते हुए माही ने कहा, मौली बेटा, तो मैं तुम्हें एक सवाल दूंगी, अच्छे से सोचकर जवाब देना। मौली के हाथ की उंगलियां हल्की कांप रही थी, जिसे देखते हुए माही ने कहा, मौली बेटा, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, अच्छे से सोचकर जवाब देना। मौली माही की ओर देखने लगी और एकांश को देखते हुए माही ने कहा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो आप दोनों ने क्या सोचा है? मैं इसे रख, मौली कहने लगी। अब जब उसे एकांश की आवाज़ सुनाई दी, एबॉर्शन करवाएंगे। ये फैसला पिता नहीं करता, माँ करती है, एकांश। माही ने ठंडे लहजे में कहा, और आप अपनी मानसिकता मौली पर नहीं थोप सकते। एकांश ने माही के बात पर कहा, चाची वो भी पढ़ाई कर रही, आई नो, सी इज़ जस्ट 20। माही ने सिर हिला दिया। आप तो बड़े हो ना, आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। एकांश गहरी सांस भरते हुए मौली की ओर देखने लगा, जो चुपचाप बैठे उन दोनों की बातें को सुन रही थी। माही ने गहरी सांस भरते हुए एक प्रेगनेंसी किट निकाल मौली के हाथ में दे दिया। बेसिक रूटीन है, तुमने पहले कभी किया है? हाँ, एक बार, मौली ने सिर हिला दिया। हनीमून से वापसी के बाद? हाँ, गुड, जाओ करके आओ। ये कहते हुए माही ने मौली को बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया। मौली चुपचाप उठकर बाथरूम की तरफ चली गई, जिसके जाने के बाद माही ने एकांश की तरफ देखा। 15-20 दिनों से कहाँ गए थे? मैं जापान गया था, एकांश ने जवाब। माही ने क्लिपबोर्ड उठाया और उस पर लिखते हुए कहा, घर गए थे या नहीं? अभी नहीं, मौली फ़ोन अटेंड नहीं कर रही थी, इसलिए घर वाले परेशान हो गए थे, तो उसे ढूंढने निकल गया था और लेकर सीधा यहाँ आ गए। ये कहते हुए माही ने एकांश की ओर देखा। एकांश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उसे लेकर यहाँ आ गया। मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे जूते से धुलाई होने का, जब रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, माही ने तिरछी मुस्कान लिए कहा। एकांश ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, मैंने उससे कहा है कंट्रोसेप्टिव खाने के लिए। क्यों, तुम प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते? माही ने अपनी आंखें छोटी कर ली। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।